हेलो। सर। चलो, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी ओके, चतुष्फलकी रिक्तियां। तो चतुष्फलकी रिक्तियां आपने पढ़ ली है ना, कि चार बॉल से मिलकर बना होता है। यहाँ पर वो बना भी दिए हूँ, चार बॉल है, एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल और चार बॉल। चार बॉल के बीच में क्या होती है, खाली जगह होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फलकी रिक्तियां। और ये चतुष्फलकी रिक्तियां बनते कैसे हैं, थ्री डायमेंशन। जब आप तीन दिशा में जाते हो तब वो थ्री डायमेंशन में चतुष्फलकी रिक्तियां बनती हैं। और सेम चीज को यहाँ भी समझाया गया। देखो, ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, ये तीसरा बॉल है, ये चौथा बॉल है। तो चौथा बॉल के बीच में जो खाली जगह पड़ जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तियां कहते हैं। ठीक है, तो चतुष्फलकी रिक्तियों की त्रिज्या अनुपात निकालना है आपको। ठीक है, क्या निकालना है आपको, त्रिज्या अनुपात, आर बाई आर आर निकालना है टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो इसमें दो टाइप से आर लिखा है, एक तो कैपिटल आर लिखा है और एक स्मॉल आर लिखा है ना। एक क्या लिखा है, कैपिटल आर, और एक क्या लिखा है, स्मॉल आर। तो दोनों का मतलब समझिए, जो कैपिटल आर है वो यूनिट सेल के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, यूनिट सेल। हर्षा सर कुछ दिख नहीं रहा है, हर्षा कुछ दिख नहीं रहा, बाकी को भी नहीं दिख रहा है क्या, हर्षा का मैसेज है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है करके। सर यामिनी दिख रहा है। दिख रहा है ना, ठीक है। हो सकता है उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। ओके, तो मैं इस पर बात कर रहा था, कैपिटल और स्मॉल आर क्या है ये आपको समझना है। ठीक है, तो कैपिटल आर क्या है, जो यूनिट से जो भरा हुआ जगह होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल आर। और जो वाइड होगा, और वाइड भी कैसा होगा, हम इमेजिन करते हैं गोल होगा। तो ये जो वाइड या खाली रिक्तियां होंगी वो उसमें भी वो होगा, त्रिज्या होगा स्मॉल आर। ठीक है, उसके नाभिक से लेके उसके बाह्यतम कक्ष जो आउटर लेयर होगा उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल आर। और जो भरी होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल आर। ठीक है, जैसे इसमें आपको समझना होगा स्मॉल और कैपिटल आर क्या है, तो वो देख लो। ठीक है, ये बॉल है, ये इसको हम लोग छोटे को बड़ा करके मैं समझा रहा हूँ, ये बड़ा है। ठीक है, ये दूसरा वाला भी है। ठीक है, ये तीसरा वाला है। ऐसे करके ना ये थ्री डायमेंशन में ये चार बाल होते हैं, चार बाल के बीच में रिक्तियां होती हैं। तो जो भरी हुई बाल होता है ना उसको हम लोग कैसे शो करते हैं, एटम को कैपिटल आर से। और ये जो खाली जगह दिख रहा है ना इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर का मतलब क्लियर हुआ। जो अवयवी कण होंगे उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल आर। हाँ योगिता, क्या बोल रही है। सर मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा चलो, माइक दिखता हुआ दिख रहा है ना, चलो ठीक है। और सॉरी सर। हाँ ठीक है। और जो खाली जगह होगा उसकी जो त्रिज्या होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल आर। क्लियर है, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ समझ आया। जो अवयवी कण होंगे उसकी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर बोलेंगे। और जो वाइड होगा, खाली जगह होगी, उसकी त्रिज्या को क्या बोलेंगे, स्मॉल आर। आया समझ। ठीक है, तो ये इसी का हम लोग को अनुपात निकालना है। ठीक है, चतुष्फलकी रिक्तिया का त्रिज्या अनुपात निकालना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर एक संरचना दिख रहा है। यहाँ पर इस संरचना में आपको क्या दिख रहा है, किसी घन के एकांतर कोण के चारों चार गोलों ए बी सी डी उपस्थित है। इसमें चार गोले उपस्थित है, और आपको पता है जो चार गोलों से बनी हुई त्रिज्या होती है या खाली जगह रिक्तियां होती है उसको क्या बोलते हैं, चतुष्फलकी रिक्तियां बोलते हैं। ये क्लियर है ना। अब ये चार बॉल क्या करते हैं, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दूर दूर दिख रहा है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ये चारों बॉल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे करके ये बड़े वाले को थोड़ा ऐसा बड़े बना देता हूँ। ठीक है, तो जब ये चार बॉल स्पर्श करते होते हैं, बीच में खाली जगह छूट जाती है, उस खाली जगह को क्या बोलते हैं, रिक्तियां बोलते हैं। और ये कैसी रिक्तियां हैं, चतुष्फलकी रिक्तियां हैं। बहुत बारी बात हो चुका है कि जो चार बॉल से होते हैं उसको चतुष्फलकी रिक्तियां बोलती हैं। और फिर आपको क्या पता है, यदि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई पता है ना, कोर लंबाई क्या होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल आर। ये कोर लंबाई कहलाता है। सबको पता है ना, ये वाली हमारा क्या है, स्मॉल आर। ये क्या है हमारा, स्मॉल आर। ये भी क्या है, स्मॉल आर। ये सब क्या है, तुम्हारा कोर लंबाई है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सॉरी स्मॉल ए बोलते हैं, कोर लंबाई। आर नहीं है, ए है। क्लियर है, ये ए है ना, कोर लंबाई। फिर आता है अवयवी कणों की त्रिज्या। ये जो अवयवी कण है उसकी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, कैपिटल आर। और जो रिक्तियां हैं, ये वाली रिक्तियां हैं, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ टी वी, मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइड्स। इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है तुम्हारा, स्मॉल आर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है। तो इसकी टोटल त्रिज्या कितना होगा तुम्हारा, टू स्मॉल आर के बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, किसका माइक चालू है, कट कट का आवाज आ रहा है।
जिसका वॉइस प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा माइक बंद कर दें, बाकी जो जिसको नई प्रॉब्लम है वो रखे रहें। ठीक, ओके, यहाँ तक समझ आया? मैं जवाब भी दिया करो, बोलता हूँ उसका। यहाँ तक समझ आया? कैपिटल और स्मॉल और समझ गए? ठीक है। अब यस यहाँ सर। पर ये बोला जाता है कि त्रिभुज में एसी का फलक सॉरी, एसी एक फलक विकर्ण है, फेस डायगोनल है। यहाँ पर दो टर्म्स आपको सीखना पड़ेगा, एक फेस डायगोनल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फलक का विकर्ण, और दूसरा क्या है तुम्हारा, ये नीचे लिखा है बॉडी डायगोनल, घन का विकर्ण। तो फेस मतलब क्या होता है, अगर कोई एक ही भाग को मिला है, जैसे कि ये देखिए ऊपरी वाले, ये जो तीन कलर आपको दिख रहा है, ये केवल ऊपर एक ही फेस को मिला रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल, फलक। ठीक है, जैसे इसको यहाँ से यहाँ मिलाया तो क्या कहलाएगा, वो फेस डायगोनल कहलाएगा। एक ही फलक में वो दोनों, ये जो विकर्ण किसके ना, एक ही फलक में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल। लेकिन एक फलक से जो दूसरे फलक को मिला है, देखो ये सामने वाली पार्ट है और ये पीछे वाली पार्ट है, इसको सामने और पीछे वाले को मिला है, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल बोलते हैं। इतना याद रखना है। देखो ये सामने का फलक है, अब इसके लिए पीछे का फलक है, ये तो ये सामने और पीछे की जो फलक को मिला था उसको क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। और केवल एक ही फलक को जो मिलाने वाला विकर्ण हो तो उसको क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल। आया समझ? ये टर्म यस समझिए। सर। एक ही फलक मिल रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये यहाँ पे ये, ठीक है, ये ऐसे मिला है, तो ये सब के सब क्या है, तुम्हारे फेस डायगोनल है। लेकिन बॉडी डायगोनल क्या होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को मिला है, जैसे कि इस वाले पार्ट से इसको मिला है, ये देख, ये होता तुम्हारा फेस, मैं फिर समझा रहा हूँ, ये होता तुम्हारा फेस। लेकिन देखो ये पीछे वाला है और ये आगे वाला है, इसको मिला देते हैं, ये तुम्हारा बॉडी डायगोनल। उसी प्रकार देखो ये आगे और ये पीछे है, ये क्या है तुम्हारा, बॉडी डायगोनल, घन का विकर्ण। ये दोनों टर्म्स आपको काम आएगा। अभी तक आपको मैं जो बोला हूँ उसमें समझ आएगा कि एक है तुम्हारा कोर लंबाई, आर है तुम्हारा विकर्ण की त्रिज्या कैपिटल आर, स्मॉल आर है तुम्हारा वाइड्स की त्रिज्या। अब हम लोग देखेंगे एसी में, एसी ले रहे हैं ये वाली, ये एसी एक ही फलक में है ना, तो एसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये क्या है तुम्हारा, एसी में क्या है तुम्हारा, एक फलक विकर्ण है, और इस ये जो फलक विकर्ण है एक कोण बना, एक त्रिभुज बनाता है, जिसका नाम क्या है तुम्हारा, त्रिभुज ए, ये वाला ई, यहाँ पर भी अवयवीकरण है, कॉर्नर पे होता है, सबको पता है। और ये क्या है तुम्हारा सी, ठीक है, ए ई और सी। तो ए ई सी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा भाई, पाइथागोरस प्रमेय, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई प्लस क्या है तुम्हारा, ई सी स्क्वायर, लंब का वर्ग, कर्ण धन आधार होता है ना, तो वो चीजें हैं। तो आपको ए सी इज इक्वल टू क्या पता है, आपको पता है कि ई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, फेस वो है, कोर लंबाई ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, कोर लंबाई है। आपको पता है ना, एक कोर से दूसरे कोर को मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोर लंबाई। ये दोनों के दोनों क्या है तुम्हारे, कोर लंबाई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए बराबर, हम ए ई मतलब हमको ए मिला, ई मतलब हमको क्या है, ई सी मतलब भी ए मिला, तो दोनों का वर्ग है तो वर्ग लिखे। तो यहाँ से आपको ए सी की वैल्यू मिलता है √2a। क्या मिलता है, √2a। ये पहले बता दिया इसलिए मैं डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बोलना है, वास्तव में जो गोला ए और सी फलक विकर्ण पर एक दूसरे को क्या करता है, स्पर्श करता है। अगर आप इसकी ना वास्तविकता की बात करें, यहाँ पर तो उतना नहीं होता, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ से ये जो ए में ए है उसको बड़ा कर रहा हूँ, ये इतना बड़ा ए है और इतना बड़ा ही क्या है तुम्हारा सी है। ये एसी एक दूसरे को क्या करते रहता है, स्पर्श करते रहता है, यहाँ पर एक दूसरे को टच करते रहता है एसी। ये जो ए है उसको मैं बड़ा करके लिखा हूँ ना, सी को भी, तो एक दूसरे क्या करते रहता है, टच करते रहता है। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि फलक का विकर्ण। अब यहाँ पर बताओ, मैं ये बोला हूँ कि अब इसको मैं बड़ा करूंगा तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, कैपिटल आर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि अवयवीकरण है। यहाँ से आगे डिस्टेंस क्या कहलाएगा तुम्हारा, कैपिटल आर। तो AC बराबर क्या हुआ तुम्हारे लिए, AC बराबर हुआ, ये देखो ये पॉइंट है तुम्हारा A है, ये वाला तुम्हारा C है, और हमको ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है इसका नाभिक सेंटर से लेके बाह्य कक्ष की दूरी R है, इसके सेंटर से बाह्य कक्ष की दूरी क्या है, R है। और ये दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, AC इज इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू, AC इज इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा, 2R के बराबर होगा ना। तो 2R, यहाँ से देखो आपने AC इज इक्वल टू क्या लिखे तुमने, 2R। और AC का वैल्यू क्या रखे हो आपने, AC का वैल्यू यहाँ से निकाले थे ना, क्या लिखे थे, √2a। क्या निकाले थे, √2a। तो फिर हमने यहाँ पर मान रख दिया R इज इक्वल टू √2a, और ये a का पक्षांतर कर, सॉरी 2 का पक्षांतर के साइड मिला दिया। तो आपको पता है जो 2 की वैल्यू होता है वो √2
इंटू अंडर रूट 2 के बराबर होता है, तो एक अंडर रूट में कट जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारा a बटे अंडर रूट 2। ये आपका पहला समीकरण, ये क्या है आपका पहला समीकरण। इतने तक समझ आया आप लोग को? हेलो, इतने तक समझ आया? यस सर। चलो ठीक है, अब हम दूसरा त्रिभुज देखेंगे। कौन सा त्रिभुज है अब हमारे पास? त्रिभुज, ये देखो ए सी एफ, क्या है देखो, ये ए, ये सी और एफ, इस पर देखेंगे। अब इस जो ए सी एफ आ रहा है उसमें देखो ए सी क्या है, देखो ए सी तो तुमको मिल गया एक, यहाँ पर ये मिला तुम्हारा टेट्रागोनल हाँ टेट्राहेड्रल वाइड्स, और ये तुम्हारा क्या है तुम्हारा एफ, ये इसके क्या है तुम्हारे अवयवी कण। अब ध्यान से देखना इसको, मैं ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको अच्छे से बना रहा हूँ। इसको बड़ा करके इमेजिन करो ना, ये तुम्हारा ए है, बड़ा कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ये वाइड्स को भी मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है, और ये तुम्हारा एफ है। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है तुम्हारा कैपिटल आर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है स्मॉल आर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है स्मॉल आर, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है तुम्हारा कैपिटल आर, है कि नहीं है ना? तो फिर वही वैल्यू लिखो, चलो वहां पर आप क्या मिला तुमको, समकोण त्रिभुज ए सी एफ में ए एफ एक क्या है तुम्हारा घन विकर्ण है, बॉडी डायगोनल है। देखो ए और एफ, ये सामने वाला फलक है और ये पीछे वाला फलक है, जब सामने और पीछे वाले फलक यानी पूरी बॉडी को मिलाया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। ऐसी फलक जो किसको मिला है, पूरी बॉडी को मिला है, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल में क्या है तुम्हारा ए एफ क्या है तुम्हारा विकर्ण है, एसी क्या है तुम्हारा आधार, और सी एफ क्या है तुम्हारा लंब। तो हमने वही वैल्यू रख दिया पाइथागोरस प्रमेय। अब इस पाइथागोरस प्रमेय में क्या निकाला हमने, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बराबर आपको क्या मिला था, ध्यान से देखो ए धन ए, ये मिला था ना, तो इसी वाले वैल्यू को रख दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी एफ की वैल्यू भी क्या होगा तुम्हारा ए सब, क्योंकि ये सब क्या है तुम्हारे कोर लंबाई है, कार्नर कार्नर का डिस्टेंस है, सब क्या है तुम्हारे कोर लंबाई है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी तुम्हारा कोर लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या है तुम्हारा कोर लंबाई। तो जितने भी कार्नर आपको दिख रहे हैं क्यूबिक सेल में, सबकी वैल्यू ए के बराबर है, ठीक है। तो ए एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ से हमने मान रखा, तो अंडर रूट 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सॉरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास अंडर रूट 3 ए स्क्वायर आया, या ए एफ की वैल्यू कितना मिला तुमको, अंडर रूट 3 ए, क्योंकि ए वर्ग है, ए का वर्ग इसलिए वो बाहर निकल जाएगा, तो क्या मिला तुम्हारे पास तुमको, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ए। अब इसको आगे लेके चलते हैं, इतना याद आया। ए एफ की वैल्यू देखो यहाँ पर समीकरण एक तो एक याद कर लो सामने स्लाइड के लिए, आर इज इक्वल टू क्या मिला तुमको, ए बटे अंडर रूट 2, और ए एफ की वैल्यू याद कर लो अंडर रूट 3 ए, ये आगे के स्लाइड में काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना जो हमने ए एफ था उसको यहाँ पर डिटेल रूप से और लिख दिया गया है कि भाई ए एफ है क्या, कि ए एफ तुम्हारा अवयवी कण है, और ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये क्या है तुम्हारा खाली रिक्तियां हैं, टेट्रागोनल टेट्राहेड्रल स्वाइड्स हैं, और ये भी क्या है तुम्हारा अवयवी कण है। तो इसमें देखो यहाँ से जो ए एफ का डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर, कैसे नहीं जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो चतुष्फलकी, अरे कैसे नहीं जा रहा भाई ऊपर जाना, ठीक है। चतुष्फलकी रिक्तियां की घन विकर्ण बॉडी डायगोनल में एफ पर स्थिर है। ये देखो अब ध्यान से देखोगे, जो जो रिक्तियां था वो कहाँ पर उपस्थित था, बॉडी डायगोनल पे उपस्थित था कि नहीं था? हेलो, जो एफ जो ये रिक्तियां हैं वो कहाँ पर स्थित है, दिख रहा है ना तुमको, जो रिक्तियां हैं वो कहाँ पर स्थित है, बॉडी डायगोनल पे है। फेस डायगोनल तो पूरा का पूरा भरा होता है, पता है ना, ये जो बॉडी डायगोनल जो अंदर की भाग है उस पर क्या है, रिक्तियां है, तो ए एफ पर वो रिक्तियां है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रखेंगे फिर से, यार माउस ही काम नहीं करता कई बार, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो, अब ये जिसमें घन के विकर्ण में आधे का मान आर और आर त्रिज्या के योग के क्या होता है, तुल्य होता है, ठीक है। ये यही लिखा है घन विकर्ण के आधे का मान। मैं इसमें पूरे का मान लिख दिया हूँ, देखो एफ, एफ इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा,
आर प्लस स्मॉल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, मतलब ए इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 2 आर प्लस आर के बराबर होगा। या हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आर प्लस आर इज इक्वल टू ए बटे 2 लिखेंगे, इसके आधे के बराबर हुआ ना। अब उसमें से आपको पहले से पता था एफ की वैल्यू कितना आता था तुम्हारा अंडर 2, ये आया था ना, कहाँ मैं गलत थोड़ी लिख दिया हूँ, अंडर 2 a/2 आया है। ये समीकरण तुम्हारा क्या हो गया, 2 हो गया। एफ की वैल्यू अंडर 3a/2 आया, ये समीकरण क्या हुआ तुम्हारा, 2 हुआ। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर, भाग देने पर, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, भाग दे दिया गया। ये समीकरण 1 है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है तुम्हारा, समीकरण 2 है। हेलो हेलो, यस सर। आ रहा है ना, समझ रही, यहाँ तक मैं खुद भूल गया हूँ लग रहा है यहाँ तक। आर अच्छा, ये समीकरण 1 है ना, चलो ठीक है, a/2, ठीक 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 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया समीकरण 1 को 2 से, 2 को सॉरी 1 से भाग दे दिया ना, कई बार माउस काम नहीं करते। हाँ, तो भाग दे दिया, तो उसकी वैल्यू लिखा है आर प्लस आर की वैल्यू ये हो गया, ठीक है, और बटे आर की वैल्यू ये होगा 2 अंडर रूट 2। जब इनको काटेंगे तो 2 से 2 कट जाता है, तो आपके पास बचेगा यहाँ से ए कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया, आर को एक करेंगे क्या होगा, आर बटे आर प्लस क्या होगा तुमको, आर बाई आर आएगा। इसको जब अलग अलग करेंगे या लासा निकालेंगे तो, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मिला, अंडर रूट 3/अंडर रूट 2। तो यहाँ से दोनों काटेंगे तो वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, 1 धन आर बटे आर, फिर अंडर रूट 3/अंडर रूट 3, वो सामने ही है। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, एक को हमने क्या कर दिया, पक्षांतर करके इधर ला दिया, तो ला दिया, देखिए आर बाई आर इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, अंडर रूट 3/अंडर रूट 2 -1। अब इनमें सबकी मान रख दो, अंडर रूट 3 का मान कितना होता है, अंडर रूट 2 का मान क्या होता है, तो वो मान रख दोगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा आर बाई आर इज इक्वल टू 0.225। ठीक है, ये आपको ना, ये जो चीजें है ना, वो आपको ना सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया। आप ना सीधा सीधा इस इक्वेशन पे आना और उसकी वैल्यू लिखना, आर बाई आर इज इक्वल टू 0.225 होता है। ये हम आर की वैल्यू निकालेंगे, केवल और केवल आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर की वैल्यू कितना आता है तुम्हारा, 0.225 कैपिटल आर। ठीक है, उसमें आपको क्या याद रखना है, जो स्मॉल आर है वो क्या है तुम्हारा, वाइड्स है, रिक्तियां हैं, रिक्तियां की त्रिज्या है। और जो कैपिटल आर है वो क्या है तुम्हारा, स्फीयर की त्रिज्या है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग आगे और पढ़ेंगे आयनिक यौगिक में। किसमें पढ़ेंगे, आयनिक यौगिक में। ये तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल में पढ़ रहे हैं, आगे हम किसमें पढ़ेंगे, आयनिक यौगिक में। आयनिक यौगिक 2 प्रकार का होता है, देखो, एक तो आयनिक यौगिक, एक तो धनायन बनाता है, और आयनिक यौगिक क्या बनता है तुम्हारा, ऋणायन। क्या बनाता है, आयनिक यौगिक क्या बनाता है, धनायन, और क्या बनाता है, ऋणायन। देखो भाई, सोडियम NaCl टूटेगा तो कैसे टूटेगा तुम्हारा, सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस एल में। माइनस। ठीक है, यस सर। और आपको क्या पता है, जो माइनस वाले होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो धनायन होते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे, धन छोटे वाले होते हैं, छोटे होते आकार हैं, छोटे होते हैं, है ना। अब यहाँ पर ना यही चीज क्योंकि को वो हम लोग जब आयनिक कंपाउंड में जब पढ़ेंगे तो याद रखना, जो धनायन होते हैं वो रिक्तियों पर उपस्थित होते हैं जब आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो, और जो एटम होते हैं वहां पर क्या होते हैं, अवयवीकरण होते हैं वहां पर क्या होते हैं, ऋणायन उपस्थित होते हैं। तो सेम वैल्यू को जब हम आयनिक कंपाउंड में निकालते हैं ना, तो आर प्लस बाई आर माइनस होता है, ये आर प्लस बाई आर माइनस इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए यही वैल्यू निकलता है 0.225। ठीक है, ये इनके रेशियो है कि उनका अनुपात कितना निकलता है। आया समझ, यस सर। माइंड में एक चीज रख लो, अब जब हम आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो धनायन वाली जो पार्ट होती हैं वो रिक्तियां होती हैं, और ऋणायन वाले पार्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अवयवीकरण होते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो आपको निकाला गया है यहाँ पर, तो वाइड्स और एटम का निकाला गया है, सेम चीज को हम आयनिक कंपाउंड में भी निकालते हैं। ये हो जाएगा, प्रैक्टिस करना एक बार, ठीक है, नहीं होगा तभी डाउट पूछोगे, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी डाउट्स नहीं आएगा। और बड़े डिटेल रूप से मैं बना दिया हूँ कि आपको समझ आ जाए करके। ठीक है, तो सेम अब हम यस सर। किसमें पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रस वाइड्स में। तो टेट्राहेड्रल तो पढ़ गए थे कि जो 4 वाइड्स, जो 4 बालों से मिलकर बना हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रस वाइड्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रस वाइड्स। ऑक्टाहेड्रस वाइड्स कितने मिल बाल से मिलकर बनता है, कितने नौ। बॉल से, हाँ पागल, 8। 8 सर।
तुम लोग ब्रेन नहीं पढ़े ना। 6 बॉल से मिलकर बना होता है। कितने बॉल से? 6। इसमें दिख ऐसे रहा है, लेकिन ये देखो ये वाला उसको सही एक्सप्लेन किया हुआ है, 6 बॉल से मिलकर बना होता है। कैसे बात करते हो रे? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6। और बनाना कैसे उसको मैं यहाँ पर बताया था, ये 1 बाल, ये 2 बाल, ये 3 बाल अंदर वाला, ये बाहर वाला 4, ये 5, सॉरी ये 5 और ये वाला 6। इसके बीच में देखो यहाँ पर आपको खाली जगह जगह दिख रहा है। ठीक है, तो इसी का हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है भरी हुई जगह और खाली हुई जगह का। परमाणु और क्या है? परमाणु और वाइड्स का, या वाइड मतलब रिक्तियों के बीच की हमको त्रिज्या निकालना है। ठीक है, त्रिज्या अनुपात निकालना है। तो देखिए अष्टफल की रिक्तियां जो होती हैं वो कैसा होता है तुम्हारा, अगर अष्टफल की रिक्तियां का अनुप्रस्थ काट काटे क्रॉस सेक्शन कराएंगे तो कैसा दिखता है? एक वर्ग के समान दिखता है। ये जो दिख रहा है ना, ये वर्ग स्क्वायर, ये वर्ग क्या है तुम्हारा? क्रॉस सेक्शन है उसका। अगर हम लोग 6 बॉल को काटेंगे कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है, वो स्क्वायर जैसा। ठीक है, खुशबू कुछ बोल रही है क्या? तू बहुत बार आवाज आ रहा है, तेरा माइक स्पीकिंग दिखा रहा है। चलो, तो ये चीजें हैं। पहले ही पॉइंट की आपको बताया कि जो अष्टफल की रिक्तियां होती हैं वो 6 बाल से मिलकर बना होता है। और जब इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन करते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, वो स्क्वायर दिखाई देता है। दिख रहा है ना स्क्वायर, ये बना दिया गया है चित्र में सुविधानुसार। ऊपर एवं और नीचे उपस्थित गोलों को दर्शाया गया है। इसमें क्या किया गया? ऊपर और नीचे जो बाल होता है उसको दर्शाया गया है। इसमें 6 बाल होते हैं। ठीक है, इस चित्र में क्या होती है? हर जो कोर लंबाई होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? ए कोर लंबाई। ये सबको पता है ना, सब के सब कोर लंबाई होते हैं। हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं, स्क्वायर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है? बराबर होता है। तो सबका ए क्या होगा तुम्हारा? बराबर होगा। अवयवी कणों की त्रिज्या क्या होगा तुम्हारा? कैपिटल आर। ये देखो ये है तुम्हारा अवयवी कण, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल आर होगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाइड्स होगा उसका क्या होगा तुम्हारा? स्मॉल आर होगा। अष्टफल की रिक्तियों की त्रिज्या क्या होता है? स्मॉल आर। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले किसमें देखा जाएगा तुमको? समकोण त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर देखेंगे तुमको क्या मिलेगा? वही पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है? कर्ण का वर्ग धन लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हमको पता है जो भी आधार कर्ण और लंब होते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे? कोर लंबाई ए के बराबर होते हैं। तो हमने इसकी वैल्यू रख दी है। यहाँ से हमको AC इज इक्वल टू क्या मिलता है? √2a। सबके मान रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? AC इज इक्वल टू √2a। अब जो चित्र है उसमें ध्यान से देखो AC इज इक्वल टू क्या है। जो चित्र है उसमें ध्यान से देखो AC यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है? तो आपको दिख रहा है R प्लस आर प्लस आर प्लस सॉरी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अगर यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे तो क्या होगा तुम्हारा? AC होगा। तो वही चीज को लिखा है AC इज इक्वल टू, सबको जोड़ दिया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2r प्लस 2r, 2 स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर। ये हमको यहाँ से AC की वैल्यू क्या निकाले थे? √2a। तो हमने यहाँ पर लिखा √2a इज इक्वल टू 2r प्लस 2r। अब यहाँ पर देखो चित्र में ए बी, ए बी क्या है तुम्हारा? ध्यान से देखो, ये ए बी है वो क्या है तुम्हारा? ये तो पूरी अवयवी कण है। और अवयवी कण में क्या हो रहा है? देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अवयवी कण की जो त्रिज्या होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल आर। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल आर है। तो ए बी बराबर तुमको क्या मिला? ए बी बराबर मिला तुमको 2r। और ए बी साथ साथ में क्या है तुम्हारा? कोर लंबाई है कि नहीं है? ए बी साथ साथ में क्या है तुम्हारा? कोर लंबाई। तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या मिलता है तुमको? 2r। अब यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देंगे तो दे दो, भाग दे दो √2a बाई ए, इसको देंगे तो ठीक है। ऊपर का कैपिटल आर कैपिटल सॉरी 2 स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर बाई 2r, ये वाली वैल्यू रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा? इसको जब हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो यहाँ से देखना ये दोनों साइड लिखाएगा 2r बाई 2r। ये दोनों साइड लिखाएगा ना 2r बाई 2r। तो ये 2r तो 2r कट जाएगा। यहाँ से जो 2 होगा 2 से कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? r बाई कैपिटल आर। ठीक है, प्लस 1 ये दोनों काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ से a कट जाएगा तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? √2 इज इक्वल टू r बाई आर प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, तो r बाई आर इज इक्वल टू अगर हम ये वाली पक्षांतर कर देते हैं इसको तो हमको क्या मिलेगा? 2r माइनस 1। ठीक है, तो अंडर रूट की वैल्यू हमको पता होता है क्या होता है? 1.414 माइनस 1, ये वाली वैल्यू रख दिए। जब ये वाली वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? r बाई आर इज इक्वल टू क्या मिलता है? 0.441।
ठीक है, या आर खाली आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है तुम्हारा, देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है तुम्हारा, जो वाइड से होती हैं उसकी रिक्तियां क्या होती हैं, जो अवयवी कण होते हैं उसका कितना गुना होता है, 0.414 आर के बराबर होता है। या फिर हम लिख सकते हैं कि आर क्या होता है तुम्हारा, वाइड रिक्तियों की त्रिज्या है, और क्या है तुम्हारा ये स्फेरिकल अवयवी कण की त्रिज्या है। तो आर बाई आर निकालेंगे तब भी हमारे पास वैल्यू कितना आता है, 0.4 इतना वैल्यू आता है। फिर यहाँ पर सेम वही पिक्चर है, अगर इसी चीज को आप किसके लिए निकालना चाहते हो, अवयवी सॉरी आयनिक कंपाउंड के लिए निकालना चाहते हो, तो आपको पता होनी चाहिए कि जो कैपिटल आर होता है वो क्या होता है तुम्हारा, वाइड से होता है, और स्मॉल आर क्या होता है, आर माइनस क्या होता है तुम्हारा, स्फेरिकल होता है। वाइड जो आर प्लस होता है वो क्या होता है, किसके लिए होता है, धनायन के लिए, और आर माइनस किसके लिए होता है, ऋणायन के लिए। धनायन किस पर होता है तुम्हारा, रिक्तियों में, और अवयवी कण में क्या होता है तुम्हारे, ऋणायन होते हैं, तब भी वाली वैल्यू आता है तुम्हारा 0.414 आता है। ये सेम वैल्यू उसके लिए भी हम रख सकते हैं। यहाँ तक समझ आया, इसको प्रैक्टिस से सीखोगे, इसको एक बार प्रैक्टिस करना, डाउट्स होगा तो मैं वापस समझाऊंगा, एक बार खुद से मेहनत करना। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, थोड़ा माइक चालू कर लो। आया सब? यस सर। पूरे Yes, sir. मैथमेटिक्स है, यहाँ पर आपको ना ए आर क्या क्या किसकी वैल्यू क्या होता है ये बस आपको जानना होगा, कैसे कैसे वैल्यू निकाला गया, बाकी तो पूरे मैथ्स है, जर्नल है ना। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना, यहाँ नहीं तो कहीं पर भी एक सवाल आता है कि एक जो यूनिट सेल होता है, क्या होता है तुम्हारा, एक यूनिट सेल में कितनी रिक्तियां हो सकती हैं, कैसी यूनिट रिक्तियां हो सकती हैं, चतुष्फलकी रिक्तियां हो सकती हैं एक यूनिट सेल। और ये पूरी जो टॉपिक है ना वो किसके लिए बात कर रहा है ना, यहाँ पर भी मैं और क्लियर कर देता हूँ, एफसीसी के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, एफसीसी के लिए। एफसीसी जानते हो ना, जिसके क्या होते हैं, कार्नर पे होते हैं, और किसमें होते हैं, फलक में होते हैं। यस, मैं बना देता फलक हूँ। पे। ठीक है, एक तो कॉर्नर पे सबके 8 किस पर होते हैं, कार्नर पर होते हैं, और किस में होते हैं, 6 किस पर होते हैं, तुम्हारे फलक पे होते हैं। ठीक है, ये बन नहीं रहा है लेकिन ये आपको बता दो, ये पूरी जो स्ट्रक्चर बना है वो किसके लिए है, एफसीसी के लिए है। और आपको कोई पूछ दे भाई कि भाई एफसीसी में कितने क्या होंगे, टेट्राहेड्रस वाइड्स होंगे या चतुष्फलकी रिक्तियां होंगे, तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए ये वाली फॉर्मूला पता होनी चाहिए। जस्ट ये देखो कैसे बनता है, ध्यान से देखो, ये एफसीसी है। एफसीसी का ध्यान से देखो, एक तो कॉर्नर पे है, दिख रहा है ना, 8 तो कॉर्नर पे दिख रहा है काला काला, और ये जो रेड दिख रहा है किस पर है, तुम्हारा फलक पे है। तो देखो यहाँ पर एक बाल, दो बाल, तीन बाल, और ये चार बाल, ये चारों बाल मिलकर बीच में एक खाली रिक्तियां बनाते हैं, ये वाली पार्ट। उसी प्रकार यहाँ से क्या होगा, देखो इसको भी देखोगे तो ये एक बाल, ये दो बाल, ये वाला ध्यान से देखो, दो बाल, ये तीन बाल, और ये वाला चार बाल। अब इनके जो बीच में यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक खाली एक रिक्तियां बनती है। तो कितने रिक्तियां बनता है एक यूनिट सेल के अंदर, या चतुष्फलकी रिक्तियां कितने बनेंगे एफसीसी यूनिट सेल के अंदर, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसी घन इकाई सेल में 8 कोनों पर होते हैं, ये तो पता है। उपस्थित आठों गोले 3 संलग्न फलक केंद्र पर उपस्थित गोलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। यानी कि यहाँ पर लिखा है 8 तो कॉर्नर पे होते हैं, और जो कॉर्नर पे होते हैं वो 3 फलक वाले के साथ क्या करते हैं, जुड़ कर क्या बनाते हैं, एक रिक्तियां बनाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये एक फलक है, ये दूसरा फलक है, और ये तीसरा फलक है, और एक कॉर्नर पर है वो, ये तीन मिलकर ही, देखो यहाँ पर भी देखोगे ना, तो एक फलक पर कितने हैं तुम्हारे, जो 3 फलक पे है वो, और एक कॉर्नर पर है वो, ये मिलकर एक बीच में खाली जगह बनाते हैं। ठीक है, वही चीज को लिखा है यहाँ पर, 3 संलग्न फलकों के केंद्र पर उपस्थित गोलों को स्पर्श करते हैं, अतः प्रत्येक गोला एक चतुष्फलकी रिक्तियों का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, ये चतुष्फलकी रिक्तियां घन के विकर्ण पर उपस्थित होते हैं, किस पर उपस्थित होते हैं, बॉडी डायगोनल पर। ये जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं किस पर उपस्थित होते हैं, बॉडी डायगोनल पर। और एक बॉडी डायगोनल पर दो चतुष्फलकी रिक्तियां होती हैं, ध्यान से देखो, ये देखो, ये वाला पीछे वाला भाग है, उसके हमने सामने वाले भाग को मिला रहे हैं, और इस सामने वाले भाग पर कितने टेट्राहेड्रल वाइड्स है, जितने टी लिखे हैं वो टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं, तो कितने हैं, देखो एक बॉडी डायगोनल पर कितने आए हैं, दो, ये एक, ये दो। ऐसे करेंगे तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, तो देखो, एक तो ये बॉडी डायगोनल हुआ एक, ये हुआ दो, ये हुआ तीन, और एक हुआ तुम्हारा तीन, और ये सॉरी कहाँ कहाँ गया, एक सॉरी, चार विकर्ण होते हैं। एक जो यूनिट सेल होते हैं उसके अंदर कितने होते हैं, चार बॉडी डायगोनल होते हैं।
एक बॉडी डायगोनल में कितने होते हैं तुम्हारे, 2 टेट्राहेड्रस बाइट्स होते हैं। तो टोटल यूनिट सेल में कितने कितने बाइट्स होंगे, 8 होंगे। ये वाली लाइन समझ आया सबको? हेलो, यहाँ पर दिख रहा है ना कि एक बॉडी डायगोनल में कितने होते हैं, 4। तो ये देखो, सॉरी, एक बॉडी डायगोनल में 2 होते हैं, और ऐसे करके कितने बॉडी डायगोनल होते हैं यूनिट सेल के अंदर, 4। तो एक में 2, तो 4 में कितना होगा, 4 दूनी 8 होती हैं। तो एफसीसी में कुल कितने होते हैं, 8 फलकीय रिक्तियां होती हैं। ठीक है, ये और एक अच्छे से समझा दिया गया है भाई। एक तो तुम्हारा कॉर्नर वाला और जो 3 फलक वाले होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी चतुष्फलकीय रिक्तियां बनाते हैं। एक बॉडी डायगोनल में 2 होते हैं, और एक यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। इस तरह एक जो यूनिट सेल होगा एफसीसी का, उसमें कितने चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगे पूछेंगे तो बताएंगे कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा तुम्हारा अष्टफलकीय रिक्तियां कितना होता है। ठीक है, इनकी पोजीशन पढ़ रहे हैं हम लोग, रिक्तियां पढ़ लिए, बाइट्स उसकी रेशियो पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो पहला वाला तो क्लियर था, अष्टफल की रिक्तियों की स्थिति क्या होती है। एफसीसी घनी इकाई सेल का केंद्र पर एक अष्टफल की रिक्तियां होती हैं। जो एफसीसी होता है ना, उसके कहाँ पर एक रिक्तियां होती हैं, एक तो सीधा सीधा उसके केंद्र पर होता है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन आपको समझ आएगा। जितना ओ लिखा है ना, दिख रहा है ना, ये जितना ओ लिख रहा है वो सब क्या है तुम्हारे चतुष् सॉरी अष्टफल की रिक्तियों का पोजीशन है। जितना ओ लिखा हुआ तुमको दिख रहा है वो किसकी पोजीशन है, देखो एक तो परमाणु दिखा रहा है, और बीच बीच में ओ लिखा हुआ है। तो जितना ओ लिखा है वो सब किसको समझा रहा है, तुम्हारा अष्टफल की रिक्तियों की पोजीशन को समझा रहा है कि उसकी स्थिति है वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी घनी इकाई सेल के केंद्र पर एक अष्टफल की रिक्तियां होती हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो तुमको केंद्र पर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये जो केंद्र है वहां पर एक उपस्थित होता है। फिर क्या होता है, जबकि 12 अष्टफल की रिक्तियां 12 किनारों के मध्य पर उपस्थित होती हैं। और जो 12 अष्टफल की रिक्तियां होती हैं वो कहाँ पर उपस्थित होती हैं, 12 किनारे पर। देखो यहाँ पर 12 किनारे मिल जाएंगे तुमको, एक किनारा, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये भी किनारा है ना, 6, 7, ये 8, ये 9, 10, 11 और ये 12। तो 12 अष्टफल की रिक्तियां कहाँ पर उपस्थित होते हैं, 12 किनारों पर, एज के मध्य पर उपस्थित होते हैं। क्योंकि प्रत्येक किनारे पर 4 यूनिट सेलों में क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। लेकिन ये जो किनारे पर होता है वो कितने यूनिट सेल से घिरा होता है, 4 यूनिट सेल से। इस कारण इसकी हिस्सेदारी एक में कितना होता है, 1/4 होता है। आया समझ? जो कॉर्नर पर होता है, हर कॉर्नर पर एक क्या होता है तुम्हारा, अष्टफल की रिक्तियां होती हैं। लेकिन जो कॉर्नर पर होता है वो कितने, 4 यूनिट सेल से क्या होता है, घिरा होता है। कितने से घिरा होता है, 4 यूनिट सेल। इस कारण उसकी एक यूनिट सेल पर उसकी हिस्सेदारी कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, तो अब निकालो कितना होता है। तो निकालेंगे, यहाँ पर देखो, अगर हम एफसीसी का निकालना चाहें तो एक तो किस पर होता है तुम्हारा, केंद्र पर। एक 12 किस पर होता है, किनारे पर। लेकिन उसके एक यूनिट सेल के अंदर उसकी हिस्सेदारी कितना होता है, 1/4। तो जब हम इसको 1/4 को इससे भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना मिलेगा, 1/3। तो हमको क्या मिला, जो एफसीसी होता है उसमें टोटल यूनिट सेल की वैल्यू कितना होता है, हमको 4 प्राप्त होता है। आया समझ? हेलो, आया समझ कि ऊपर से निकल रहा है ये? नहीं आया, आया मतलब समझ। आया ना? समझ आया। ठीक है, तो वही बोल रहा है, एक तो कॉर्नर पे और 12 होता है फलक पे, और वो फलक पर होता है उसकी हिस्सेदारी एक में 4 से घिरा होता है। इस कारण एक की हिस्सेदारी 1/4 होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होनी चाहिए, ये आपको जनरली पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तुमको, उसके लिए ये नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ये तो आपको पता होने के लिए समझा दिया गया था, लेकिन अगर नहीं पता तो उसके लिए नीचे का फॉर्मूला याद कर लो। क्या याद करोगे, यदि किसी घनी सेल में में गोलों की संख्या जेड है। गोलों की संख्या आपने निकाले थे ना, जेड याद है कि नहीं है, एफसीसी एससीसी के लिए कितने निकाले थे, 1। बीसीसी के लिए कितना निकाले थे, 2। एफसीसी के लिए कितना निकाले थे, 4। आपको बताया गया था कि परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं। तो वो अगर वो हम ये मानते हैं कि उसमें गोलों की संख्या कितना है, जेड है, जेड इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, एन। जहां एन क्या है, तुम्हारी रिक्तियों की संख्या है, जेड क्या होगा तुम्हारा, एन रिक्तियों की क्या है, तुम्हारा संख्या है। तो आप कैसे निकालोगे,
जेड इज इक्वल टू एन है, तब आप क्या निकालोगे, चतुष्फल की रिक्तियां निकालना होगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, 2n। 2n समझ रहे हो ना, कि 2 से n को क्या कर दो, गुना कर दो। और भाई अगर आपको अष्टफल की रिक्तियां निकालना हो तो उसको क्या मानोगे, जेड इज इक्वल टू एन के बराबर मानोगे। अब बताओ बीसीसी के लिए आपको वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे। जेड हमको पता है कि जो एफसीसी होता है उसमें जेड इज इक्वल टू होता है जेड इज इक्वल टू एन। ठीक है, हमने माना कि उसमें वाइट की संख्या एन के बराबर है। और हमको पता है कि जो जेड हो एफसीसी होता है उसमें गोलों की संख्या कितना होता है, 4 होता है, आपने निकाला हुआ है। तो आपको टेट्राहेड्रस वाइड्स निकालना होगा, क्या करोगे, 2 गुनी 4 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। उसी प्रकार ऑक्टाहेड्रस वाइड्स निकालना होगा तो कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ पर सिर्फ 4 आएगा। अब बाकी आपके लिए काम है, एससीसी के लिए करना चाहोगे तो कैसे निकलेगा एससीसी के लिए। एससीसी के लिए तो वैल्यू 1 होता है ना, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होगा, 2 गुणित 1, तो टीवी टेट्राहेड्रस वाइड्स कितना निकलेगा तुमको, 2। 2 ना। उसी प्रकार अगर आपको ये निकालना है अष्टफल की अष्टफल की रिक्तियां रिक्तियां एक निकालना आएगा। है तो एक आएगा ना। उसी एक आएगा। प्रकार हाँ, उसी प्रकार आपको बीसीसी निकालना है तो बीसीसी के लिए आपको पता है जेड की वैल्यू कितना होता है, 2। जेड की वैल्यू कितना होता है, 2। तो उस हिसाब 2। से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको ओवरऑल भी पता होनी चाहिए 22 कि आता है। स्क्वायर देखो आपको ना कितना। डिटेल इसलिए पढ़ना पड़ता है कि आपकी नॉलेज में बढ़ाओ। और शॉर्टकट क्यों पढ़ना पड़ता है, एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे शॉर्टकट वहां पे पूछे जाते हैं। जब आप कंपटीशन जाते हो ना तो उसके लिए शॉर्टकट, और नॉलेजमेंट के लिए आपको लॉन्ग कट पढ़ना पड़ता है। तो दोनों तरीके आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, हेलो। सर। हम्म, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले, देखो आयनिक क्रिस्टल में समन्वय संख्या निकालेंगे। और यहाँ पर लिखा है आर प्लस और आर माइनस की चीजें लिखा हुआ है, देखो ना, आर प्लस और आर माइनस। इसका मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि आपको पूरे चीज को किससे रिलेट कर पढ़ना है, इससे पहले वाले टॉपिक से। स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम चीज है, बस अंतर वो है कि वो कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड है जो आयनिक नहीं है। लेकिन आयनिक क्रिस्टल के लिए सेम चीज को हम लोग, जो स्मॉल आर होता है उसको हम लोग आर प्लस के बराबर मान लेते हैं, और कैपिटल आर होता है उसको आर माइनस मान लेते हैं, है सेम चीज। समझ रहे हो, तो ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे कल के क्लास में। कल मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है। वो 5 मिनट वाला आ गया है मेरे